अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर वेरी ओन कम्पिटिटिव कोच ज़ैनुल हसन। आज अगेन मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, डिकोडिंग डायरेक्टिव वर्ड्स कौन से होते हैं? बेसिकली जो आपके क्वेश्चन को डायरेक्शन देते हैं, एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। जैसे कि बार बार वर्ड फ्रेजेस आते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस, फिर वर्ड आता है एग्जामिन, फिर वर्ड आता है एक्सप्लेन, फिर वर्ड आता है इन्यूमरेट, फिर वर्ड आता है जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्कस, कमेंट। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये बेसिकली आपसे कोई चीज़ रिक्वायर कर रहे होते हैं आंसर के अंदर। हर आंसर के अंदर आपने वजाहत नहीं करनी होती। सम आंसर्स नीड क्रिटिकल एनालिसिस इन योर ओपिनियन, सम आंसर्स नीड स्टैट्स एंड डाटाज एंड फैक्ट्स, सम आंसर्स नीड्स मोर आर्ग्यूमेंट्स। तो आप कैसे देखो, जो बच्चा 700 प्लस स्कोर कर रहा है ना, ही इज़ वेरी गुड एट ऑल ऑफ दिस स्टफ, ठीक है। उसको पता है कि मेरे से कौन सा मुझे डायरेक्टिव वर्ड पूछा है क्वेश्चन के अंदर और उससे मैंने लेके चलनी है। यहाँ पर बहुत सारी एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट आवर वीडियो, लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब, ऑल ऑफ दैट गुड स्टफ, ताकि ऐसी वीडियोस आपको और मिलती रहें, ठीक है। और इसी के साथ वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। आपको बता दिया डायरेक्टिव वर्ड्स कौन से होते हैं जो आपके क्वेश्चन को शेप करते हैं, ठीक है। दे टेल योर क्वेश्चन के किस डायरेक्शन में इसको लेके जाना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कश्मीर इशू की एग्जांपल ले लूं और उस पर मैं बोलूं डिस्कस, तो डिफरेंट होगा। क्रिटिकल एनालिसिस बताओ उस पर, तो डिफरेंट होगा। तो एवरी डायरेक्टिव वर्ड इज देयर टू गाइड यू किस चीज के बारे में? गाइड यू रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ एग्जामिनर, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है जो आप लोगों ने ऑफ एग्जामिनर जो समझ लेनी है आप लोगों ने, ठीक है। तो दिस इज द वेरी बेसिक एग्जांपल जो आपके पास है इस लिहाज से। और क्यों इंपॉर्टेंट है? अगेन जो स्कोरिंग ग्रेड है, क्राइटेरिया है, वो इसी पे घूमता है। तो हम शुरू करते हैं। इट वोंट बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट वन टू से द लीस्ट। अब इसके अंदर पहला वर्ड है एक्सप्लेन। ये मोस्ट कॉमन वर्ड है जो आपके क्वेश्चन में आता है। एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ demographic imbalance in states, explain the phenomena of globalization in a multipolar world। explain का वर्ड essays में भी बहुत बार आया। तो आओ इसकी कॉनोटेशन देखते हैं क्या है। explain का वर्ड अगर आ जाता है तो एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? सबसे पहली चीज एग्जामिनर कहता है कि भाईजान, टू एक्सप्लेन मीन्स टू क्लैरिफाई, ठीक है। टू एक्सप्लेन इज मीन टू क्लैरिफाई, इंटरप्रेट, प्रोवाइड डिटेल। किसी भी चीज के आगे अगर एग्जामिनर एक्सप्लेनेशन लगा देता है, वो आपसे इंफॉर्मेशन चाह रहा है उस चीज की, जितनी है शुरू हो जाओ, ठीक है। जितनी इंफॉर्मेशन है उस बारे में आप दे के आओगे पेपर में। फिर आगे देख लेते हैं। यू मस्ट एड्रेस द हाउ एंड वाई, कैसे हुआ और क्यों हुआ, ठीक है। हाउ का मतलब है कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या था उस चीज के होने का, एंड वाई का मतलब है कॉजेस, तो ये तो लाजमी आप उसमें बताओगे। दूसरी चीज, फिर ऑफरिंग अ हिस्टोरिकल रीजंस, कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड एंड क्लियर एग्जांपल्स टू इंश्योर द रीडर फुली कॉम्प्रिहेंड द सब्जेक्ट मैटर विदाउट एम्बिग्विटी, ठीक है। बेसिकली आपने समझना ये है कि वो इंसान जो आपसे कह रहा है एक्सप्लेन द इश्यू, और जो भी आगे लगाया हुआ है उसको उसके बारे में जीरो नॉलेज है। उसको आपने कॉन्टेक्स्ट इंट्रोडक्शन के अंदर या उसके अलावा हिस्ट्री उसकी समझानी है, हिस्ट्री या फिर कॉन्टेक्स्ट, ये बताओगे उसको। और ये बताने के बाद आपने उसके मेन फीचर्स या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी वो डिस्कस करने हैं। फिर आपने अगर कोई प्रॉब्लम है उसके कॉजेस, चैलेंजेस जो भी आपको समझ आते हैं वो डिस्कस करना है, ठीक है। इम्पैक्ट्स अगर बताने हैं तो वो भी थोड़े से बता दो। ये करने के बाद आपने कंक्लूजन के अंदर थोड़ी बहुत रेमेडीज बतानी है। तो एक्सप्लेन का मतलब कुछ इस तरह होता है, ठीक है। अब एक पास पेपर की एग्जांपल देख लेते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ व्यूज ऑफ इलामा इकबाल एंड कायदे आजम। समझ रहे हो, ये पाकिस्तान अफेयर्स का प्री पार्टीशन का क्वेश्चन है। अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई आपने सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ इकबाल एंड कायदे आजम दोनों बतानी है। आप क्या करोगे? यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस को मैं डिवाइड कर लेता था, पहले इलामा इकबाल का बताऊंगा, फिर कायदे आजम का बताऊंगा इक्वली।
जल्दी से मैंने इलामा इकबाल का एक ही पैराग्राफ में कॉन्टेक्स्ट दिया कि भाईजान इकबाल वाज नॉट अ बिलीवर ऑफ टू नेशन थ्योरी फ्रॉम द बिगिनिंग, ले फिर कॉन्टेक्स्ट बनाया ना सारा कि क्यों हुए, फिर कॉजेज बताऊंगा कि कैसे वो हुए, जब उन्होंने मुस्लिम ऑपरेशन देखा, जब उन्होंने स्टेट की हालत देखी, हिंदू एजेंडाज देखे, तो वो शिफ्ट हो गए फ्रॉम टू नेशन सॉरी फ्रॉम यूनिटी टू टू नेशन थ्योरी, ठीक है। और उन्होंने फिर लास्ट के अंदर इलाहाबाद एड्रेस जो है वो इसी तरह दिया था, देन ही मोटिवेटेड कायद आज़म एज वेल। तो ये चीज़ें मैं बता के एक अच्छे से उनका कॉन्टेक्स्ट, उनका कॉज क्या था शिफ्टिंग का, उन्होंने कोई चैलेंज फेस किया कि नहीं, और फाइनली इलाहाबाद एड्रेस जो एपिटमी है इस सारे स्ट्रक्चर की एक्सप्लेन करता है वो बताया और रैप अप किया। ऐसे ही मैं कायदे आज़म का बता दूंगा, तो ये क्वेश्चन ऐसे हल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। होपफुली एक्सप्लेन वाले क्वेश्चंस अब आप मेजॉरिटीली कर लोगे। एग्जामिन, ये भी बहुत आता है। एग्जामिन कैसे आता है, व्हाट एग्जामिनर वांट्स, अब यहाँ पर एग्जामिन क्या करना चाह रहा है वो, लुक इनटू द टॉपिक क्लोजली एंड इन्वेस्टिगेट इट इन प्रिसाइज डिटेल। अब आपने जैसे उसमें तो हमने थोड़ी सी फ्लावरी सी बातें कर दी ना कि भाई ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था, इसमें ऐसे नहीं करना। आपने इस्टेब्लिश की फैक्ट्स, पॉइंट इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड अनकवर अंडरलाइंग assumptions और फैक्चुअल फाउंडेशन एसोसिएटेड विद द सब्जेक्ट मैटर। अब भाईजान आपने जो बातें करनी है ऑल्दो उसमें भी आप कर सकते थे, लेकिन इसमें तो नॉन नेगोशिएबल हो गया, यानी कि जो आप बात करोगे इट शुड बी बैक्ड बाय फैक्ट्स, इट शुड बी बैक्ड बाय स्टैट्स, ठीक है, एंड इट शुड बी बैक्ड बाय रेफरेंसेस, ठीक है। तो यानी एग्जामिन का वर्ड आ जाए तकरीबन काम वही करना है, ठीक है, जो आपने एक्सप्लेन में किया, लेकिन इन दिस टाइम अराउंड आप फैक्चुअल फिगर्स स्टैट्स के साथ बात करोगे। जैसे एग्जामिन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन इंश्योरिंग फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। अब ये मैं सारा शुरू से लेकर डिमार्केशन से लेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज उसके अंदर एग्जांपल दूंगा कि कैसे उन्होंने रीडिमार्केशन की। जैसे हल्का है NA 125, NA 125 की डिमार्केशन कैसे करते हैं प्रोसेस, और उसके अंदर फिर बैलेट्स कैसे मेक श्योर करते हैं कि ना हो, मतलब विद स्टैट्स एंड फैक्ट्स। लास्ट इलेक्शन के जो 2024 है वैसे ही फिर फॉर्म 47, फिर RO ऑफिसर्स, फिर PO ऑफिसर्स, ठीक है, और गैरीमेंडरिंग क्या होती है, व्हाटएवर इट इज, ये सारी मैंने बातें नहीं करनी, मैंने अब उसको सब्सटेंशिएट करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन ऑफ द फेवरेट वन आप लोगों का क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस जितना मेरे से पूछा गया, सर बताएं क्रिटिकल एनालिसिस क्या है, क्रिटिकल एनालिसिस क्या है। देखो क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आपने जो भी सब्जेक्ट मैटर डिस्कस करना है उस पे एक लर्नड ओपिनियन बनानी है, ठीक है। सिर्फ आपने उसको एक होलिस्टिकली डिस्कस नहीं करना। क्रिटिकल एनालिसिस की बड़ी डेफिनेशन लगा दें, आपने जी शॉर्ट एनालिसिस करना है, उसका स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, आपने पेस्टल एनालिसिस करना, नहीं। क्रिटिकल एनालिसिस की बेस तरीन फॉर्मेट ये है कि खाली आपने इंफॉर्मेशन नहीं देनी, आपने बताने क्या वो चीज़ सही है गलत है, जजमेंट फॉर्म करनी है। क्रिटिकल एनालिसिस का ये मतलब होता है, अब मैं समझाता ही है। क्रिटिकली एनालाइज द US विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान एंड इट्स लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस फॉर पाकिस्तान। अब इसका क्या मतलब है भाई, आपने सिर्फ ये नहीं बताना, हमें भी पता कि US ने विड्रॉ किया अफगानिस्तान से, आपने बताना वाज दिस द राइट मूव, पहली चीज, ठीक है। इफ सो तो ये बताएं कि इस राइट और रॉन्ग मूव के हिसाब से इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान के लिए क्या बनेगी, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। सबसे पहले तो आपने इस पे शेड लाइट करनी है कि US विड्रॉल हुआ किन कंडीशंस के अंदर, फिर आपने एक जजमेंट बनानी है, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ वीकनेसेस ऑफ द कॉन्सेप्ट, आपने बताना है कि वो इस बेस पे था। इवेलुएट द वैलिडिटी ऑफ एविडेंस एंड कंक्लूड अ वेल रीजन्ड एंड ऑब्जेक्टिव अनबायस्ड वर्डिक्ट। अब देखो क्या शुरू हुआ, सबसे पहले तो स्ट्रेंथ्स, ठीक है, स्वॉट जैसा है लेकिन स्वॉट पूरा नहीं अप्लाई करना। तो स्ट्रेंथ्स में क्या आ जाएगा, आपने बताना है कि भाई US विड्रॉल फॉर अफगानिस्तान US के लिए सही मूव था कि नहीं, US के लिए तो सही मूव था, रीजन के लिए सही मूव था कि नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। इट वाजंट अ गुड मूव बिकॉज नन ऑफ द ऑब्जेक्टिव स्टेटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स वर अकम्प्लिश्ड व्हाइल गोइंग फ्रॉम अफगानिस्तान, और एक बहुत बड़े पावर वैक्यूम में छोड़ गया वो, ठीक है। उस पावर वैक्यूम की वजह से अफगान तालिबान केम इनटू पावर
और उसके बाद जो हुआ वो आज तक हम सह रहे हैं, ठीक है। अब ये आपने क्या करना है, इसकी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, इसकी वीकनेसेस बतानी है जैसे मैंने वीकनेस बताई, और फाइनली जब ये कर लोगे ना आप, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है, डायरेक्टली ना दो हेडिंग स्ट्रेंथ्स ऑफ यूएस विड्रॉल, ठीक है, उनसे पूछो न्यूआंस डिस्कशन यूएस विड्रॉल एज अ ग्लोबल गैम्बिट, ठीक है, ऐसी हेडिंग्स फॉर्म करना सीखो। एज अ ग्लोबल गैम्बिट लिखोगे, नीचे आपने 5-6 आर्ग्यूमेंट्स दे देने हैं कि भाई ये उसकी स्ट्रेंथ थी, ये वीकनेस थी। फाइनली जब यहाँ तक आओ तो आपने इट्स लॉन्ग स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन दे देनी पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान के लिए इसकी क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है। ये तब का सवाल आया हुआ है करंट अफेयर्स में, जब नया नया यूएस विड्रॉल हुआ था। देखो करंट अफेयर्स लिखा है ना, तो नया नया विड्रॉल हुआ था यूएस का अफगानिस्तान से 2000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग द डेट वाज 2021 16 अगस्त, ठीक है, 16 अगस्त को उन्होंने जाना शुरू किया था और वाइंड अप जो थे वो 31 अगस्त तक हो गया था। ये तब का सवाल है, ठीक है। तो वो यही पूछ रहे हैं कि भाई बताओ आपकी नज़र में क्या है। तो फाइनली आपने पहले स्ट्रेंथ्स बताई, वीकनेसेस बताई, अगर कोई है तो, ज़रूरी नहीं है हर जगह हर चीज़ हो। फिर आपने वैलिडिटी एविडेंस दिया, यानी कि वही जो एग्जामिन की अगली स्टेज थी, ठीक है। फाइनली आपने कंक्लूड किया रीजनड और ऑब्जेक्टिव वे में अनबायस्ड वर्डिक्ट के साथ कि आपका अपना नहीं जाना चाहिए। अगर आप को अफगान तालिबान आप समझते हैं बहुत अच्छी रिलीजियस फोर्स है, तो अपने पे नहीं कहना, आपने किसमें जो पाकिस्तान के लिए इम्प्लीकेशन है उस हिसाब से आपने वर्डिक्ट देना है। तो क्रिटिकल एनालिसिस का ये मतलब होता है, ठीक है। बहुत सिंपल सब्जेक्ट आया, कुछ भी क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ फलाना फलाना आया, अच्छा सा इंट्रो दो। सबसे पहले इंट्रो के अंदर बता दो कि भाई ये जो है एक बड़ा मोन्यूमेंटल सा डिसीजन था, बहुत इंपॉर्टेंट था रीजन के लिए भी, कंट्री के लिए भी और यूएस के लिए भी। इसी की वजह से शिफ्ट हुआ है बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन, एक वैक्यूम डेवलप हुआ है। फाइनली वो वैक्यूम पे आपने डिस्कशन शुरू करनी है आगे, फिर आगे कोई अच्छी सी हेडिंग बना दो, ठीक है, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस या क्रिटिकल एनालिसिस, डायरेक्टली ये बना दो, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ फलाना फलाना, जो भी चीज़ आई है उसके नीचे आपने 5 से 6 हेडिंग्स इस पे देनी है, क्या उसके स्ट्रेंथ्स थे, क्या वीकनेसेस थे, होगी। फिर अगले सवाल का जो पैटर्न था वो 6 अदद हेडिंग्स उसमें दे दो कि ये भी इम्प्लीकेशन है, ये भी इम्प्लीकेशन है, ये भी इम्प्लीकेशन है, अच्छा सा एक मैप ड्रॉ कर दो, कंक्लूड कर दो, और ये आपका क्रिटिकल एनालिसिस हर सवाल का हो गया, ठीक है। अब आज के बाद आपने किसी से नहीं पूछना क्रिटिकल एनालिसिस क्या है। फिर मैं बता रहा हूँ, क्रिटिकल एनालिसिस इज इक्वल टू गिव एन इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर होलिस्टिकली डिस्कस करोगे। फिर आपने क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द सेट टॉपिक हेडिंग बनानी है, उसके अंदर 6 अदद आर्ग्यूमेंट्स दो, कुछ स्ट्रेंथ्स के, कुछ वीकनेसेस के। फिर फाइनली आप आ जाओ इम्प्लीकेशंस पे, अगर पूछी है नहीं तो को जोन सा भी आपको अगला दिया ना, कभी कभार कहते हैं डिस्कस सिनेरियो या फिर डायमेंशनल एनालिसिस, जो भी दिया है उस पर आ जाओ। फाइनली कंक्लूजन के अंदर वही रीइटरेट करके रैप अप कर दो, ये क्रिटिकल एनालिसिस है, ठीक है। आगे इवैल्यूएट है हमारे पास। इवैल्यूएट का कोर रिक्वायरमेंट क्या है इवैल्यूएट की? टू असेस द वर्थ, इंपॉर्टेंस, वैलिडिटी और इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग, ठीक है। यू मस्ट मेजर सक्सेस और फेलियर ऑफ अ पॉलिसी, इवेंट और आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया, एविडेंस एंड लॉजिकल आउटकम्स। इवैल्यूएट द सक्सेस ऑफ द सार्क इन प्रमोटिंग रीजनल कोऑपरेशन। इसका करने का बड़े, इवैल्यूएट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ इवैल्यूएट योर प्रिपरेशन, आप अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करो। आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप देखोगे क्या मेरे ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने प्रिपरेशन से पहले, स्टार्ट करने से पहले सोचे थे, क्या वो फुलफिल हुए हैं कि नहीं। अगर नहीं हुए तो क्या चैलेंजेस हैं और उनको कैसे ओवरकम किया जाए, ऐसे ही है, ठीक है। इवैल्यूएट में आप सबसे पहले तो ये करते हो कि ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस। अब ये है ना सार्क के इवैल्यूएट करो उसका सक्सेस ऑफ द सार्क इन रीजनल कोऑपरेशन। सबसे पहले तो मैं सार्क का इंट्रो दूंगा कि सार्क फलानी फलानी ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर ये मेंबर्स हैं, ठीक है, इतना कब फॉर्म हुई है, इंट्रो में मैं सारा लिख दूंगा। अच्छा, इंट्रो में ये लिखने के बाद फिर मैं आ जाऊंगा यही, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क, इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स लिख दो या फिर फाउंडिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क, वट एवर इट इज़, बता दो भाई ये भी सार्क ने कहा था, ये भी कहा था कि हम रीजनल कॉर्पोरेशन लाएंगे, पीस लाएंगे, ट्रेड करेंगे, ये जो बेसिक सी चीज़ें, बायलैटरल ट्रेड को प्रमोट करेंगे, कल्चर हार्मनी लाएंगे, वट एवर इट इज़, 4 दे दो, ठीक है। फिर खुद से पूछो कि हैव सार्क बीन सक्सेसफुल इन अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव्स, पहले स्टांस दो, नो,
नो अगर आपको लगता है कि भाई नहीं हुए, जैसे नहीं हुए ना सार्क के कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं कंप्लीट हुआ, नो, ठीक है। क्यों नो? फिर वो दो कि भाई पहला आर्ग्यूमेंट है कि मैं सार्क के अंदर इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी रही है, सार्क का कोई बॉडी नहीं है, जो स्टार के बाइंडिंग रूल्स नहीं है, ठीक है, सार्क का जो ट्रेड प्लेटफॉर्म है वो किसी चीज़ के बैक नहीं किया। ये देने के बाद दोनों दे दिए, फाइनली आप एक एंड पे कंक्लूजन बना के रैप अप कर दो। ये है इवेलुएट के अंदर, बहुत ही आसान बच्चों वाला इवेलुएट है। नेक्स्ट, एनालाइज। एनालाइज भी तकरीबन क्रिटिकल एनालिसिस जैसा है, लेकिन क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर आप लोग कोई ना कोई वो स्टांस लेते हो, इसके अंदर एनालाइज के अंदर इतना नहीं लेना पड़ता। एनालाइज के अंदर आप ब्रेक द ब्रॉड टॉपिक डाउन इनटू फंडामेंटल पार्ट्स, रूट कॉजेज बताते हो, ठीक है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स डिस्कस करते हो और कोर एनाटॉमी डिस्कस करते हो। बहुत ही आसान, ठीक है। देखो, एनालाइज द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ 20, यानी सीधा सीधा कॉजेज बताने हैं, ये सबसे आसान है, ठीक है। कॉजेज बताएंगे क्या क्या थे जो पार्टीशन के ईस्ट पाकिस्तान के है, कॉजेज के साथ साथ कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज यानी इम्पैक्ट, आउटकम्स, ठीक है, क्या क्या थे, और फाइनली कंक्लूजन। ऊपर थोड़ा सा इंट्रो दे देना मैप के साथ, ठीक है। इंट्रो, यहाँ पर आ जाएगा मैप, इंट्रो के फौरन बाद, और ये आपका एक मीनिंग आंसर बन जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर इतना टाइम ज़रूरी नहीं है तो हम नहीं लगाएं। कमेंट, कमेंट पे क्या करना चाहिए? कमेंट भी आता है, लेकिन मज़े की बात बताऊँ, कमेंट हमेशा आएगा किसी ना किसी कोटेशन पे, जैसे यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर में CSS में सवाल आया और उस कोई ना कोई कोटेशन के ऊपर आता है कि भाई आपका क्या ख्याल है इस पे। तो जब आपसे मैं कहता हूँ ना, जैसा आपने कभी न्यूज़ चैनल्स में देखा है या कोई रिपोर्टर को देखा है, वो किसी से पूछ रही होती है न्यूज़ रिपोर्टर, तो वो कहते हैं कि वो जो बाइडन ने कहा था कि आप तो जो हैं वो नशाई हैं, ये है वो है, तो क्या इस पे आप कोई कमेंट देंगे अपना? वो क्या कर रही है, किसी की बात बता रही है और उस पे अगले का मौकिफ पूछना चाह रही है, ठीक है, कमेंट करवाना चाह रही है। तो यही कुछ इस तरह होता है। अब यहां पर एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? एक्सप्रेस एन इन्फॉर्म्ड एविडेंस बेस्ड व्यू पॉइंट ऑन अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट, यू मस्ट टेक अ डिफिनेटिव पोजिशन। याद रखना, स्टांस क्या कह रहा है यहां पर? लाजमी है कि आप एक स्टांस लो, ठीक है, एंड जस्टिफाई इट यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स और थ्योरीज। वेरी सिंपल। अब ये देखो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज फेल्ड टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। यूएन, ये किसी की कोटेशन है कि यूएन जो है, यूएनएससी, वो फेल हो चुकी है किसमें? मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब कमेंट लिखा है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर क्या आएगा? आपका स्टांस आएगा अपना, ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले आपका स्टांस आएगा, यानी कि यस, the above aforementioned statement is entirely true because UN has failed in sustaining international peace and security। फिर आप एग्जाम्पल दोगे जस्टिफाई करने के लिए, कैसे? भाई गाजा क्राइसिस देखो, हजबुल्ला का देखो, यमन में देखो क्या हो रहा है, सीरिया के अंदर देखो क्या हुआ है, आप अपना ऑपरेशन बनियानुल मरसूस, ऑपरेशन सिंदूर क्या हुआ है, ऑपरेशन गजब लिल हक क्या हुआ है, रशिया यूक्रेन वॉर में क्या हुआ है, ठीक है, सूडान क्राइसिस के अंदर क्या हुआ है, आप मतलब बोलते जाऊंगा। और वो उधर क्या हो रहा है, वेनेजुएला में क्या हो रहा है, अगर हम वेस्ट बहुत चले जाएं, ठीक है, उधर क्या हुआ है, ग्रीनलैंड को कैसे धमकी पड़ रही है। तो ये क्या मतलब है? UNSC, United Nations Security Council is absolutely silent and it is just a lip service of a body। वो कुछ भी नहीं कर रही, ठीक है। हमारे पास अब ये जो मैंने दिए ना आपको सारे आर्ग्यूमेंट्स, ये आर्ग्यूमेंट्स थे, जो भी आपने स्टैंस लेना है वहीं से आपने जस्टिफाई शुरू हो जाना है कि भाई यस, नहीं हुआ। ये सारे जो हैं इवेंट्स आपने आर्ग्यूमेंट्स बना के लिख देने हैं और फिर एंड पे बताना है कि क्यों नहीं हुआ। सबसे पहले तो वीटो पावर, सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ द ग्रेट पावर्स, ये फिर आपके आर्ग्यूमेंट होंगे, लास्ट में कंक्लूजन लगा देना, ठीक है। कंपेयर, कंपेयर का तो बहुत इजी है, कंपेयर इज वेरी इजी। क्यों कंपेयर इजी है? क्योंकि एग्जामिनर इसके अंदर सिर्फ आपसे दो चीजें पूछ के उनके आपस में कंपैरिजन मांग रहा होता है कि बताओ क्या ये सिमिलर है, क्या डिफरेंट है, डिफरेंट है तो कैसे डिफरेंट है, सिमिलर है तो कैसे सिमिलर है। हम कंपैरिजन को सिर्फ डिफरेंसेस की तरह देखते हैं, जो कि नहीं होता ऐसे, ठीक है। डिफरेंसेस इज समथिंग एल्स, कंपैरिजन इज समथिंग टोटली एल्स।
Look for both similarities, differences between two or more subjects. A good comparison doesn't justify facts side by side. It actively evaluates how the subjects relate to each other. Specific predefined metrics. ठीक है, अब ये देखो, compare and contrast. Compare का मतलब similarities, contrast का मतलब differences. The political system of the USA, UK, highlighting the powers of their respective executives. ये पॉलिटिकल साइंस का सवाल है, ठीक है, उसमें जो सिस्टम्स पढ़ते हैं ना आप. अब इसमें क्या वो कह रहा है भाईजान, आप यूएसए जो कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इनके सिमिलैरिटीज भी देखो. सिमिलैरिटीज ऑब्वियसली लिबरल सिस्टम है और इकोनॉमी कैपिटलिस्ट है और ये चीज़ें, और सिमिलरली कंट्रास्ट इनके डिफरेंसेस भी देखो और फिर इवेलुएट करो कि क्या क्या ये चीज़ें हैं कंक्लूजन में. तो ये बहुत सिंपल सा है, कंपेयर का तो आपको आइडिया हो गया होगा. इनुमरेट, इनुमरेट बड़े मजे का लफ्ज. इनुमरेट का मतलब है नंबर्स, लिस्ट वाइज चीजें प्रोवाइड करना, यानी कि प्रोवाइड अ डिटेल आइटमाइज्ड लिस्ट ऑफ पॉइंट्स फीचर्स. while strictly involves listing at the competitive level, you must also briefly elaborate on each enumerated point. बेसिकली ये सबसे सिंपल तरीन टॉपिक होता है. क्यों? Enumerate the key features of the 1973 Constitution, Pakistan and discuss Islamic provisions, Constitution law और पाकिस्तान अफेयर्स में आया. अब इसमें क्या करना है, यहाँ लिखना है आपने सीधा सीधा इंट्रो के बाद इंट्रो करवा देना है कि पाकिस्तान की थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है एंड इट इज़ फेडरलिस्ट इन नेचर और इसमें बाइकैमरलिज्म दिया है, 2-3 चीज़ें बता के फिर सीधा सीधा लिख देना इनमरेशन ऑफ की फीचर्स एज इट इज़, ये लिखना है और शुरू हो जाओ. कोई 10 नीचे लिस्ट दे दो. 10 चीज़ें क्या? पहली चीज़ कि इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं. दूसरी चीज़ पार्लियामेंटेरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तीसरी चीज़ इसके अंदर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनी है. चौथी चीज़ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है. पांचवी चीज़ आर्टिकल 6 दिया हुआ है फॉर सेफ गार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन. छठी चीज़ 140A लोकल गवर्नमेंट सिस्टम. सातवीं चीज़ इसके अंदर बैलेंस ऑफ पावर का भी कॉन्सेप्ट दिया गया है. आठवीं चीज़ इसके अंदर इस्लामिक प्रोविजन काउंसिल ऑफ इस्लामिक इंटरेस्ट दिया गया है. नौवीं चीज़ इसके अंदर अमेंडमेंट्स 2/3 मेजॉरिटी से हो सकती हैं. 10वीं चीज़ इट इज़ अ रिटन करेक्टर, ठीक है. 11वीं चीज़ रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. 12वीं चीज़ और क्या रह गया, आई थिंक सारी कवर कर ली हैं. स्केजुअल्स और डिविजन्स बता देना. ये देखो मैंने क्या किया, न्यूमरेट कर दिया सारी चीज़ों को, ठीक है. ऑन टॉप ऑफ द माइंड, आई नो इट ऑल. अच्छा जी, नेक्स्ट इलूसिडेट. इलूसिडेट बड़े मज़े का लफ्ज़ है. इलूसिडेट का मतलब ना सिर्फ शेड लाइट ऑन होता है, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि एग्जाम्पल्स से ज़्यादा से आप प्रोवाइड करो. जैसे कि लिटरली मीनिंग टू शेड लाइट अपॉन दिस डायरेक्टिव आस्क यू टू मेक अ कॉम्प्लेक्स एम्बिगुअस ऑब्सक्योर कॉन्सेप्ट क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिबल. Use precise definition, analogies, concrete examples to explain intricate details to the examiner. जैसे elucidate the concept of Islamic feminism and discuss its relevance and application in contemporary Muslim society, gender studies. अब वो क्या कह रहा है कि भाई ये इस्लामिक फेमिनिज्म मुझे समझ नहीं आ रहा, इसको सिंपलर वे में मुझे बताओ while giving good examples और इंफॉर्मेशन देते हुए, ठीक है. तो ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है इलूसिडेट का. अच्छा, कोर एग्जाम स्ट्रेटजी, टाइम मैनेजमेंट, ये तो एक जेनेरिक सी चीज़ें हैं इसलिए मैंने रखा है. तो भाई ये है मोस्ट. अच्छा, व्हाट इज़, व्हाई इज़, वो बहुत आसान है, वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. वो आप लोगों को ऑलरेडी आते हैं. ये थे जो मुश्किल वाले, जिनसे बेसिकली आप सोचते हो कि एक बंदे को क्यों 8 नंबर मिल रहे हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, पर क्वेश्चन उसको 8 नंबर मिल रहे हैं 20 में से. इंफॉर्मेशन उसने भी दी है, तैयारी उसने भी अच्छी की है, लेकिन एक बच्चे को वहीं पर उसके 14 नंबर मिल रहे हैं 20 में से. इंफॉर्मेशन तकरीबन उसकी भी सेम होगी, लेकिन यही वर्ड्स डायरेक्ट करना और उनको पकड़ के सॉल्व करना, ये बात है. जिस भी बंदे के कंपल्सरी में 60+ होते हैं ना, वो इन चीज़ों में बहुत अच्छा होता है. जब आप अल्लाह ना करे फर्स्ट टाइम फ्लंक हो जाते हो या ऐसा कोई इशू होता है और आप किसी मेंटर के पास गाइडेंस के लिए आते हो कि सर मुझे बताएं, तो यूजुअली मैं खुद जो हूँ वो चेक करता हूँ कि यार अच्छा इस बच्चे के तो कंपल्सरीज में 60+ हैं, ठीक है, कंपल्सरीज में है, 1-2 ऑप्शंस में होते हैं. तो हमें पता चल जाता है इसका ये इशू नहीं है कि पेपर डिकोडिंग जो है इसकी स्किल्स सही है,
तो यानी कि ये ऐसी कोई इशू नहीं करके आया, इसके अच्छे नंबर है, तो फिर बाद में और गाइडेंस हो जाती है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, जो आप लोगों को हेल्प करेगा पास पेपर की प्रैक्टिसेस में, और एग्ज़ाम में तो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है ये सब। लेकिन आप और ऐसी कोई वीडियोस चाहिए तो डू कमेंट बिलो, फिर मैं उसको भी हाईलाइट करूंगा इश्यूज वन बाय वन। आई हैव टू टेक क्लासेस ऑफ माय ओन सेशंस एज वेल, तो मेरे पास जितना टाइम बचता है फिर मैं आप लोगों के साथ गुजारता हूँ। बाकी कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो, अच्छी चीज़ें करो, ताकि मैं मोटिवेट रहूँ एंड कीप पोस्टिंग regarding all my lectures. And thank you for watching everyone. I will see you guys in the next lecture. Jazakallah khair. Allah Hafiz.